Good morning, my dear students. Today we are here with our economics topic, chapter 1, economics and introduction, part 4. We have already discussed 3 parts of it, right? And today we'll continue with part 4. In first part, second part, third part, we have almost finished up the chapter. The little bit it's remaining. Today we'll continue with that, right? Important for such. Okay, so let's move on. First of all, we'll study the pie diagram, right? We have already studied other diagrams, that is a bar diagram, then grouped or cluster diagrams, right? So there we have mentioned some of the tables, we have some of the datas. We have also studied that for such datas we require a reliable sources. Okay, with that sources from where we are getting the information, that also I have mentioned, and you can see here it's also mentioned. So first of all, let's understand what is pie diagram. A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sectors to illustrate the numerical proportion of data. Whenever we want to describe a numerical proportion of data, we require, see, it's not that for only numerical proportion data we require pie chart. We can do it in bar graph also, as well as in that also. Okay, but it's our choice that for which we require to do. ओके सी पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ. ये कैसा होता है? ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है. अब विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. इसको हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं टू इलस्ट्रेट द न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन. हर एक सेक्टर का अपना एक न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं. द न्यूमेरिकल डेटा इज प्रोपोर्शनेटली कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज. ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, नंबर्स में जो इंफॉर्मेशन है, राइट, दैट माइट बी परसेंटेज वी कैन से, दैट माइट बी प्राइस ऑफ एनीथिंग वी कैन से. ओके, वट एवर न्यूमेरिकल डेटा वी हैव, वी रिक्वायर इट प्रोपोर्शनेटली टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज इन अ सर्कल. उसको हम डिग्रीज के रूप में सर्कल में कन्वर्ट करके रखेंगे, सर्कल में. एंड सेक्टर्स आर फॉर्म्ड कंसिडरिंग दोज डिग्रीज. और सेक्टर्स उस बेस पे बनाएंगे कि हम उस डिग्रीज को कंसिडर कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट गेटिंग, लेट इट बी. डायग्राम देखोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियाज नेशनल इनकम कैन बी शोन इन अ पाई चार्ट. राइट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेक्टर्स. सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स. ओके, देर आर 3 सेक्टर्स: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. ओके, इकोनॉमिक के बेसिस से हम देखें तो हमारी कंट्री में 3 सेक्टर है. यूजुअली हर एक कंट्री में 3 ही सेक्टर्स होते हैं. One is agriculture, second is industry and third is service. Right? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक कैसी कंट्री है? हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर कंट्री है. राइट, पहले से ही हमने देखा है कि अवर 60% पॉपुलेशन और मोर पहले एग्रीकल्चर में थे. अब भले धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आई, सर्विस आए, जैसे जैसे हम डेवलप्ड होते गए वैसे वैसे हमारे सेक्टर्स इंप्रूव्ड होते गए. अदरवाइज वी वर हैविंग ओनली थिंग दैट वाज एग्रीकल्चर. पहले सबके पास यही एक बिजनेस या यही एक क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज थी. राइट, देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, देन आफ्टर डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, ओके, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये बाइफिकेट होते गए सेक्टर्स. सो नाउ वी आर हैविंग 3 सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. ओके, सी अगर आज का हम सिनारियो देखें तो एग्रीकल्चर में अब बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन अब अटैच नहीं है एग्रीकल्चर में. राइट, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पे है वर्किंग में, सो वी कैन से सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर यानी जॉब या ट्यूशंस या स्कूल या ऐसा कुछ भी सर्विसेज, टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट माइट बी एनी. आज जो भी आप अगर बाहर जाते हो, राइट, तो आप जो भी सर्विस शॉप्स देखते हो, जो कुछ भी देखते हो, दिस वी कैन से एज अ सर्विस सेक्टर. एंड इंडस्ट्री सेक्टर, दैट इज अ प्रॉपर इंडस्ट्रीज जो होती हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो हम एक ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, okay, which are showing the sectors of Indian national income can be shown. ओके, हम यहाँ पे पाई चार्ट में इसको नेशनल इनकम, हमारे सेक्टर्स की इनकम डिविजन हम दिखा रहे हैं कि कौन से सेक्टर से हमारी कितनी नेशनल इनकम आ रही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई चार्ट में, यहाँ देखो डायग्राम जो दिख रहा है, शेयर इन NI इन परसेंटेज. व्हाट इज NI हियर? दैट इज
वी कैन से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है वो परसेंटेज में है, यानी आप यू कैन सी 59.9, 13.9 और 26.9, सॉरी 26.2, दीज आर द परसेंटेज। ओके, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज। नाउ साथ में एक इंडेक्स देखो जिसमें यू कैन सी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस लिखा है विच विथ डिफरेंट कलर, दैट इज ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ओके, सो दिस डिस्क्राइब के अगर आप पाई चार्ट में आप उस सर्कल में ग्रीन कलर जितना भी पोर्शन देख रहे हो, इट इज कवर्ड बाय सर्विस। मैंने जैसे कहा कि आज का अगर सिनेरियो देखे, प्रेजेंट सिनेरियो, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, तो अगर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, काम कर रही है सर्विस सेक्टर में, तो ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा नेशनल इनकम भी हमारी कौन सा सेक्टर में होगी, दैट इज ऑब्वियस इन सर्विस सेक्टर। गेटिंग? तो यहाँ पे देखो सर्विस सेक्टर कितना हमारा नेशनल इनकम दे रहा है, दैट इज 59.9% इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में, 59.9%। इंडस्ट्री देखो, देन कम्स इंडस्ट्री, right, that is 26.2% contribution in national income, and lastly comes agriculture, that is 13.9%. गेटिंग? पहले का सिनेरियो अगर आप इस तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज आप डेटाज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये जो सिनेरियो यू कैन फाउंड डाउन, इट इज रिटन सोर्स, फ्रॉम विच सोर्स वी हैव टेकन दिस जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज द रिलायबल, एक्यूरेट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ये जहां से हमने ये जिस सोर्स से लिया है वो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2014-15 का ये डेटा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अराउंड 60-70s का डेटा कलेक्ट करो एंड यू फाइंड इट आउट कि उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या था। यू कैन कंपेयर दोज डेटा इन फॉर्म ऑफ ईयर्स, राइट, कंपेयर विथ डिफरेंट ईयर्स। ओके, कि तब हमारे सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था इन नेशनल इनकम एंड आज का शेयर क्या है। गेटिंग? सो इन दिस मैनर यू कैन इवन क्रिएट अ कंपैरेटिव डेटा। ठीक है, सो दस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी explained in simple manner with the help of simple graph. This is the most simple graph we can say. Okay, so hope you got the pie diagram. अगर ये ऊपर के जो डिस्क्रिप्टिव मैनर्स में जो एक्सप्लेनेशंस दिया है अगर नहीं भी समझ में आता है, सो लेट इट बी, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, राइट, दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, हम इकोनॉमिक्स को किस तरीके से या फिर स्टेटिस्टिकल डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, right, ग्राफ के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू, वी स्टडीड दैट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक बहुत ही इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव। See, in a modern world, almost all goods of human needs have become economic goods owing to increased use and scarcity, and thus all activities of human beings are increasingly becoming economic activities. Right? See, आज हम जिस scenario में है, we call it as a modern world, obviously. Right? So almost all goods of human needs have become economic goods. आज जितने भी हमारे goods है, right, वो सारे हमारी आज ह्यूमन नीड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लैपटॉप्स या मोबाइल्स ये सारी लग्जूरियस गुड में आता था, बट आज वही चीज नेसेसिटी बन गई है। पहले मोबाइल्स नहीं थे फिर भी लोग जीते थे, बट आज मोबाइल्स के बिना इट वोंट बी पॉसिबल, राइट। सो नाउ टुडे सिनेरियो इज लाइक दैट कि कोई भी लग्जूरियस चीज जो पहले नहीं भी होती थी तो भी चल जाता था, आज वो सारी इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी है। गेटिंग? ओइंग टू इंक्रीज यूज, क्योंकि उसकी यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होती जा रही है, वैसे वैसे क्या होगा, स्कैरसिटीज क्रिएट होना शुरू होगा, एंड दस ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो वी कैन फाउंड, सी व्हेन देयर इज अ यूजेस एंड स्कैरसिटी, सो वी कैन से कि वो चीज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो रही है। गेटिंग? जब भी यूजेस और स्कैरसिटी दोनों चीजें कहीं पे भी अगर आ जाती है
तो वी कॉल इट एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज समवेयर इट इज आवर नीड्स, और नीड्स इतनी बढ़ गई है कि अब वो स्कैरसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड the commodities are somewhere limited. The commodities, or we can say services, or anything is limited. Okay, next, hence the relevance of economics as a philosophy as well as a science is increasing in human life. Getting, see, अब कैसा था कि पहले हमारे लिए इकोनॉमिक एक फिलोसॉफी की तरह था, राइट, तो आज वो फिलोसॉफी तो है, बट एज वेल एज वो हमारे लिए एज अ साइंस वर्कआउट कर रहा है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, साइंस दैट इज विच हैव सम प्रिंसिपल्स, ओके, विच हैव सम बेनिफिट्स, राइट, तो वो प्रिंसिपल्स के बेस पे वर्कआउट करता है. हमने आगे पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है. नेक्स्ट कम्स, इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, society and state while managing everyday activities, and scientific theories and principles guiding professional decision making. राइट, अब क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक? इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए. सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है. तो क्या अंडरस्टैंड करना है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. सी, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ह्यूमन नीड्स के बारे में समझ में आएगा, और ह्यूमन नीड्स के बारे में समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट नेक्स्ट टू बी इन्वेंट. ओके, दूसरा हमें अब नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी क्वांटिटी में करना है. सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, in what quantity to produce, we can get such answers if we study the behavior of human beings. Okay, next comes society. So it is very important कि we should understand the societal needs. Okay, हम जो भी कर रहे हैं वो सोसाइटीज के भले में होना चाहिए, राइट. इट शुड बी द वेलफेयर ऑफ ऑल द सोसाइटीज. ओके, सो सोसाइटी किस टाइप की है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. ओके, सो उस सोसाइटीज के बेस में उसको ध्यान रखते हुए हमें आगे सोचना चाहिए. एंड स्टेट वाइल मैनेजिंग एवरीडे एक्टिविटीज, राइट. तो सोसाइटी को ध्यान में रखो, स्टेट को ध्यान में रखो. इन शॉर्ट, हमें हर एक ह्यूमन बींग से रिलेट करती हुई हर एक चीज को हमें क्या करना है, हमें उसकी बारे में अंडरस्टैंड करना है, और उसके बेस पे हम कुछ डिसीजंस प्लेस कर सकते हैं. एंड साइंटिफिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स गाइडिंग प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, हम बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी, स्टेट पर ध्यान रखते हैं, राइट, उनकी एवरीडे एक्टिविटीज, उनकी नीड्स पे ध्यान रखते हैं, हम साइंटिफिक थ्योरीज फॉर्म करें अगर, तो हम क्या होंगे, एक प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. गेटिंग, उसके बेस पर हम बहुत सारे एक सीरियस या एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस प्लेस कर सकते हैं. So first points here, understanding everyday behavior. So understanding everyday behavior क्या है? It is useful to understanding everyday behavior of human beings, society and state while managing routine task. Obvious है कि अगर आपको routine task स्टडी करना है तो उसके लिए आपको ह्यूमन बींग्स, उसकी सोसाइटीज, सोसाइटीज इन द सेंस के अगर ह्यूमन बींग एक सोसाइटी में रहता है, गेटिंग, तो हर एक की अपनी एक क्या कहते हैं कि अपना एक स्टाइल ऑफ लिविंग होता है. गेटिंग, तो वो स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, वो हाई क्लास सोसाइटी है तो वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनकी नीड्स क्या है. उनकी नीड्स ऑब्वियसली शायद लग्जूरियस नीड्स होंगी, तो इस हिसाब से हमें उस स्टेट को या उस सोसाइटी को, वहां पे लिटरेसी लेवल क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, हमें उसके हर एक एस्पेक्ट्स में जाना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को जानना है तो. Getting? So economic helps in understanding everyday behavior in the following ways. कैसे इकोनॉमिक हेल्प करेगा हमें एवरीडे बिहेवियर जानने में? तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट कम्स डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स. अब डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स यानी कोई एक इंडिविजुअल को भी डिसीजन लेना है तो वो इकोनॉमिक के बेस पे इजीली ले सकता है. नॉलेज पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ like people from all walks of life like households, lawyers, actors, singers and other try to get maximum gains from the efforts which they make. Okay, so लोग आज डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें, हाउस होल्ड्स है, लॉयर्स है, एक्टर्स है, सिंगर्स, देयर आर वेरियस फील्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, राइट. तो वो मैक्सिमम गेन्स कैसे करते हैं? फ्रॉम देयर एफर्ट्स ओनली.
राइट वो जितना ज्यादा एफर्ट्स देंगे उतना ज्यादा वो मैक्सिमम गेन करेंगे. दे ट्राई टू मैनेज देयर टाइम, वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक इन एन ऑप्टिमम मैनर टू इंक्रीज देयर गेन्स. राइट अपने टाइम को एक तो मैनेज करते हैं, दूसरा रिसोर्सेज इकोनॉमिक, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम मैनर में यूज करना. ऑप्टिमम यानी ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉपर मैनर में यूज करना. जैसे कॉस्ट ऑफ इसके पीछे उस प्रोडक्शन के पीछे उसका कॉस्ट रिड्यूस करो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. राइट उसे ऑप्टिमम मैनर में यूज करना सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजिंग मैनर में. राइट सो उनका गेन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन फाउंड के सम ऑफ द कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो बहुत कम कर रही है. तो क्यों है? तो कहीं ना कहीं उनको उनके टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, उनके रिसोर्स इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम मैनर्स में यूज नहीं हो पा रहे. दिस आर सम ऑफ द लैकिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच वो आज इस कंडीशन में हो. In a way they all indulge in decision making knowingly or unknowingly. So we can say कि ये कहीं ना कहीं decision making पे depend करता है, knowingly या unknowingly. अगर decision making proper है, उनकी economic studies proper हो रही है, उन्होंने जो data information collect की है वो proper है, उनके time management, उनके resource economic resource optimum manners में जा रहे हैं, तो उनके base पर उनका gain और profit indulge होगा. फर्स्ट हमने प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में ये सब पढ़ा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थ्योरीज में हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये हमें एक इनसाइट क्वेश्चन राइज करता है, लाइक व्हाट हैपेंस इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड इन अ मार्केट. सी हमें फ्यूचरिस्टिक अजम्पशंस भी लेने पड़ते हैं, हम यही मान के नहीं चलेंगे कि ऐसा ही होगा. नो, फ्यूचरिस्टिक रिस्क भी होंगे कि हमने सोचा था प्राइस रिड्यूस नहीं होगा पर प्राइस रिड्यूस हुआ तो हम क्या करेंगे, प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे. राइट डिमांड सप्लाई बढ़ी कम हुई, तो फ्यूचरिस्टिक मतलब हमें फ्यूचर में जो भी रिस्क आ सकते हैं उसके लिए भी रेडी रहना होगा. तो ये एक इनसाइड क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ प्राइस रिड्यूस्ड इन द मार्केट विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन. अगर कंपटीशन बढ़ जाती है, राइट पहले दो ही सेलर्स थे तो दोनों है ना 100 रुपीज में एक हाई प्राइस पे सेल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में हम दो ही है जो सेल कर रहे हैं. वी कैन इवन कॉल मोनोपोली, बट अगर सिंगल सेलर हो तो हम उसे मोनोपोली कहेंगे. ठीक है कि एक ही सेलर है मार्केट में, तो जख मार के क्या करेंगे, कंज्यूमर्स है उनके पास ही जाएगी, भले वो अच्छा बेचे या जो भी उसका डबल प्राइस ले ट्रिपल प्राइस ले, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस. राइट सो ऐसी मार्केट में होता था पहले मोनोपोलिस, बट अब वो मोनोपोली नहीं रही है. फिर उसका दूसरा कंज्यूमर आ गया, सॉरी कॉम्पिटिटर आ गया, तो उसने क्या किया कि कंज्यूमर्स के पास अब दो ऑप्शन है गेटिंग, तो प्राइस क्या होगी, डिटरमाइंड हो जाएगी. इसको प्राइस थोड़ी सी तो कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे पास से लोग नहीं खरीदेंगे, मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा तो दूसरी साइड चले जाएंगे. एंड देन देयर कम्स अ नंबर्स ऑफ सेलर्स, कंपटीशन तगड़ा हो गया. राइट तो ऑब्वियस है कि हमारे लिए फायदा हो जाएगा कंज्यूमर्स के लिए, और ऑटोमेटिकली कि क्या होगा, प्राइस रिड्यूस होगा. बट कहीं ना कहीं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि प्राइस इतना भी रिड्यूस नहीं हो कि उनका प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है बट उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ना मिले. गेटिंग तो ये सारे रिस्क को उन्हें पहले से सोच के रहना चाहिए. ओके नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर डे टू डे डिसीजंस मेकिंग. ऑल ह्यूमन बीइंग्स प्लेज रोल. तो हम इकोनॉमिक्स में हम सब रोल प्ले करते हैं. जैसे हम कोई कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है और कोई लेबर है. ये तीनों में से हम एक तो है ही, बट मैं तो कहूंगी कि हम तीनों ही हैं. एक जगह पे हम कंज्यूमर है तो दूसरी जगह पे हम प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ जॉब या कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या कुछ ना कुछ करते ही है, और कहीं पे हम लेबर भी है. गेटिंग सो we place these three role in the economic market, that is consumer, production and labor. Getting so economics helps them to take decisions for maximizing gains by minimizing cost. तो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है कि हम कैसे डिसीजन ले, गेन्स को मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें. नेक्स्ट कम्स ग्लोसरी. ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है. देन कम्स ग्लोसरी. ये ग्लोसरीज आप खुद रीड करोगे बिकॉज यहाँ पे सारे मीनिंग्स प्रोवाइड किए मैंने, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक. तो ये क्विक रिकैप हो जाएगा आपके लिए. एनालिसिस क्या, एक्सचेंज, साइंटिफिक मैथड, स्पेशलाइजेशंस, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव मेथड,
ठीक है, ये अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको. यू जस्ट रीड इट आउट. इफ यू आर हैविंग क्वेरीज यू कैन आस्क मी. ओके, hope you got this lecture clearly. Here our first chapter completes. ठीक है, so यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. कोई भी क्वेरीज हो, ट्वाइसली थ्राइसली वीडियोस को देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज अ बेसिक पार्ट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Okay, hope you enjoyed it. Bye bye, take care.